तो क्या होता है कि इन लोगों को सर्दी का हमेशा से आदत रहा है। यूरोप इज नॉन फॉर विंटर्स नॉट फॉर समर्स। लोग सर्दियों में देखते हैं कि सब बहुत सर्दी पड़ती है, वहां पे फिल्मों में भी हमको यही दिखाते हैं ना, सब जगह सफेद चादर सी बिछी हुई है। तो उन लोगों ने घर ऐसे बनाए हुए हैं जिन घरों के अंदर हीट मेंटेन रहे। मोटी दीवारें बनाई हुई हैं, कम खिड़कियां रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में फिर घर ठंडे नहीं, गर्म नहीं हो पाएंगे। उन्हें ज्यादा जरूरत किस बात की रहती है? सर्दियों में घर गर्म कैसे रहें, क्योंकि सर्दियां ज्यादा दिनों तक पड़ती हैं। ऐसे में सर्दियों में बर्फबारी के समय घरों को पूरी तरह से एकदम एयर टाइट बनाए हुए हैं। वेयरएज अपने घरों में क्या होता है, जितनी ज्यादा खिड़कियां बना दो साहब, वेंटिलेशन क्रॉस होना जरूरी है ताकि अंदर घर की गर्मी बाहर निकलती रहे। उनके यहां उल्टा चल रहा है, घर से बाहर बिल्कुल हीट ना निकले। अब अचानक तो घर बदल नहीं दोगे आप, अचानक टेम्परेचर लेकिन बदल गया। टेम्परेचर बदल गया तो घर रहने लायक नहीं बन रहे, वो हो गए हीट चैम्बर, क्योंकि अंदर तापमान बढ़ चुका है। आपने घर बनाया ही ऐसा था कि मुझे तो घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ चाहिए, अब टेम्परेचर बढ़ गया, अब आपका एसी फिर काम नहीं कर रहा है क्योंकि एसी है ही नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे मिलकर के बन रहे हैं। अब देखिए ना, ब्रिटेन की अगर मैं आपको हाल बताऊं तो 1000 से अधिक स्कूलों को ब्रिटेन में बंद करना पड़ा है। औसत तापमान बढ़ चुका है। स्पेन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार हो गया। जर्मनी में 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार हो गया। जर्मनी के अंदर ट्राम्स जो चल रही हैं, अच्छा ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन था कि साहब ये जो ट्राम चल रही हैं, ट्राम आपने कोलकाता में भी चलती देखी होंगी, पटरी के किनारे सड़क पर चलती हुई ट्रेनें हैं, बहुत स्लो गति से चलती हैं, आप रोड क्रॉस कर जाएं कार की तरह चल रही हैं, लोग हाथ देकर रोक लेते हैं, वो वाली चीजें हैं ये। इनके साथ साथ क्या होता है, डामर की सड़कें बनी होती हैं। अपने यहां पर जब डामर की सड़कें बनती हैं तो उसमें कितनी रोड़ी डलेगी, कितना सीमेंट वो बजरी डलेगी, यहां पर नियम तय होता है। इनके यहां पर इनको पता है कि सर्दियों में सड़कें हमारी वैसे ही लंबी चलनी है, बारिश आनी नहीं है। सड़कों में इन्होंने इतना मिक्सचर बनाया ही नहीं, सीधा चारकोल बिछा दिया। अब जितना बिछाया वो अब पिघलना शुरू हो गया। अपने यहां तो रोकते हैं अपन उस चीज को, उसमें रोड़ी बजरी सब कुछ मिला करके वो बताते हैं ना, 4 का रेशो, 4:2 का रेशो ले लो, 4:1 का रेशो ले लो। यहां पर वो रेशो भी काम नहीं कर रहा है। तो अब वो चारकोल पिघल पिघल कर ऐसे हो गया कि अब ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। और तो और, जैसे आज अपन अपनी पटरियों को बनते देखते हैं तो असल में हम सोचते हैं कि ये सब चीजें प्योर लोहे से बनी है, लेकिन लोहे में कुछ मिक्स करके अपन पटरियों को बनाते हैं। पटरियों का जो लोहा है उसमें कुछ और ऐसा, जैसे कि उसमें कहीं किसी में कोबाल्ट मिला हुआ है, किसी में कुछ मिला हुआ है। इनके यहां पर क्या सीन होता है कि प्योर लोहा यूज कर लिया, अब उसके अंदर भी बेंट बढ़ जा रहे हैं, तो ट्रेनें 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं चलने दी जा रही हैं। खिलाड़ी अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, साहब हमारा तो हैंडल पिघल गया। इस तरह की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अब जो है पुलिस का काम वाटर कैनन बरसाना, व्यक्ति पर ना होकर आसमान में हो रखा है। बोले लो भाई मस्ती से रहो। इस तरह से पटरियां पिघलती हुई, सड़कें उखड़ी हुई टेम्परेचर के चलते दिखाई दे रही हैं हर जगह। मतलब एक डेनमार्क, अगर आप और ऊपर की तरफ चले, मतलब ऑलमोस्ट फ्रिजिड जोन में, टेम्परेट से भी ऊपर निकल के आर्कटिक सर्कल की तरफ पहुंचता हुआ देश, मतलब डेनमार्क के ऊपर तो फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही आ जाएंगी। वहां पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। इन लोगों को आदत ही नहीं है इतना टेम्परेचर देखने की। इन्होंने 1975 में देखा था, कभी एक बार टेम्परेचर ऐसा आया था। अब आपके दिमाग में अब तक एक सवाल बन चुका होगा, तो फिर ये बताओ अचानक टेम्परेचर क्यों बढ़ा? मतलब हर साल तो नहीं बढ़ रहा, इसी साल बढ़ा है, ऐसे 2003 में बढ़ा था। कंपैरेटिवली टेम्परेचर, औसत तापमान बढ़ा है, लेकिन अचानक क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का क्या रीजन माना जाए? तो अब इसके पीछे के कारण पर चलते हैं। उसके कहानियों में एक ज्योग्राफी का फीचर है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम फीचर। क्या है ना, अपनी जो धरती है ना, इस धरती के ऊपर हवा में, ये समझिए कि जब आप ऐसे समझते हैं, मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है ना, ग्लोब पे दिखाई मैंने आपको। अब ग्लोब पर होता क्या है कि सूरज की रोशनी जब आती है पृथ्वी के ऊपर, पहले तो धरती को आपको ये अच्छे से पता है ना कि जिस तरह की इसकी शेप है, ये एग्जैक्टली सूरज के सामने ऐसे कन्फ्रंट नहीं कर रही है। ये अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकने के कारण बहुत सी चीजें बदली हुई हैं। जैसे हमारे पास में सूरज की रोशनी बराबर सर्दी गर्मी में लगभग ज्यादा अंतर नहीं लाती है, लेकिन इनके यहां पर सूरज की रोशनी, क्योंकि ये ऊपर पहुंच गए हैं, यदि टिल्ट है तो सूरज के सामने ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं। मतलब समझिए, ये एक ग्लोब के तरीके से जो साइंस के, जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं वो इस बात को ऑब्जर्व कर लेंगे। आप भी थोड़ा सा नोटिस करिए कि ये इस तरह से है। अगर मैं इसको हल्का सा यूं टेढ़ा कर दूं, तो हल्का सा टेढ़ा करते ही मान लीजिए सूरज इधर से चमक रहा है, तो ये इस समय सूरज का सामना ज्यादा कर रहे हैं गर्मी के समय पे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने यहां पर जो दिन एवरेज जो डे लाइट है वो 12 से 13 घंटे की तरफ है। इनके यहां पर इन दिनों जो डे लाइट है वो
कम से कम 17 घंटे पड़ रही है। मतलब तुलनात्मक रूप से धरती टिल्ट होने के कारण ये सूरज का ज्यादा सामना कर रहे हैं। फायदा केवल इस बात का है कि सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही सूरज की सीधी किरणें पहुंचती हैं, उसके बाद उजाला पहुंचता है। लेकिन ये उजाला इनके यहां पर इतनी गर्मी पैदा कर दे रहा है। देखो ये 23.5 डिग्री अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर वाला जो एरिया मेडिटेरेनियन सी, इसके ऊपर यूरोप, ये सारा टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन 23.5 से ऊपर, 33 से ऊपर पकड़ लो, 30 से ऊपर पकड़ लो, ये जो टेम्परेट रीजन है ना, यहां सूरज की किरणें सीधे ना पड़ने के कारण ये जगह ठंडी होती हैं। लेकिन अभी दिन का जो तापमान अचानक जो बढ़ा, ये बढ़ करके 17 घंटे तक तापमान बढ़ा हुआ है। 24 घंटे का जो 24 आवर्स का दिन है ना, उसमें इनके यहां रात मुश्किल से 5-6 घंटे की होती हैं। ये अपन ने पढ़ा होगा, कभी आपने भी अगर बचपन में अगर ध्यान दिया हो तो गोलार्ध पर 6 महीने की रातें, 6 महीने के दिन जो कहते हैं। अब 6 महीने के रात और 6 महीने के दिन कैसे? अगर ये कोई टिल्टेड स्थिति में, तो ये तो गोलार्ध बिल्कुल सूरज के सामने आ गया है, तो यहां पर तो दिन ही रहता है, लोगों को रात देखने को ही नहीं मिल रही है। वाइसे वर्सा जब सर्दियों का समय आएगा तो यहां पर अंधेरे लंबे समय तक रहते हैं। जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी शहर हैं, सर्दियों के समय पर यहां पर दिन 4 घंटे के लिए निकलता है, 5 घंटे के लिए निकलता है। लेकिन गर्मियों के समय पर इनके यहां पर दिन 16-16 घंटे के चल रहे हैं। तो अपने तुलना में यहां पर टेम्परेचर ज्यादा समय तक पहुंच रहा है। अच्छा, जहां तक बात मैं कर रहा था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो वो यहां पर देखिए डेनमार्क यहां डला हुआ है, इसके ऊपर स्कैंडिनेवियन, मतलब ऑलमोस्ट फ्रिजिड जोन है, यहां से ऊपर तो आर्कटिक सर्कल आ गया। ठीक है, अब एक बात कर रहे थे, दूसरी बात जो हम कर रहे थे वो क्या था, जेट स्ट्रीम्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि यहां पर अचानक ऐसी स्थिति क्यों बनी। तो देखो ऐसे समझो कि सूरज का तापमान जब इक्वेटर पर पड़ता है ना, इक्वेटर का है धरती के बीचों बीच, यहां से निकल रही है। हम ये मानते हैं कि सूरज का तापमान जब धरती पर आता है तो गर्मी से यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जब यह हवा ऊपर उठकर जाती है वायुमंडल के अंदर, तो कितनी उठती है? 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल जिसे आप कहते हैं, वहां पर हवा पहुंच जाती है। यहां पर लो प्रेशर का जोन बनता है और यह हवा उठ करके ऊपर चली जाती है। हवा ऊपर चली गई और ऊपर से लौट करके वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास लौट करके आने लगती है। मतलब ऑलमोस्ट इन क्षेत्रों में इस हवा का लौट कर आना इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर जोन बनाता है। मतलब ऊपर से हवा नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है, तो यहां पर हाई प्रेशर जोन बनाता है। अब मतलब इसको मैं समझाने के लिए, हालांकि ये पता नहीं कितना आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, पर मेरा काम है आपको समझाना, समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से ट्राई कर लेंगे कभी। ये इक्वेटर वाली सिचुएशन थी, इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, ऊपर समझिए कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 9 किलोमीटर ऊपर से हवा नीचे आ रही है। जब 9 किलोमीटर से नीचे आ रही है, यहां भी 9 किलोमीटर से नीचे आ रही है, यहां पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर दिया इसने। ये हाई प्रेशर, हवा नीचे आई। आप ऐसे समझिए कि आपने एक पंखा लगाया था छत की तरफ, वो छत पे जाके टकरा के फिर दोनों तरफ हवा फेंक रहा है, इस तरफ भी फेंक रहा है, उस तरफ भी फेंक रहा है। जमीन पे हवा आ रही है, हवा जब जमीन पर पड़ रही है तो वो प्रेशर डाल रही है, हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर जमीन पर बन रहा है, लैंड पर बन रहा है। ठीक है, अब जब जमीन पर हवा टकराएगी, ऊपर छत की जब हवा नीचे टकराएगी, तो फिर वो फैलेगी दो तरफ। तो ये हवा फिर यूं फैलती है, इधर फैली और इधर फैली, इधर फैली, ऐसे ही इधर की तरफ फैली और इधर की तरफ फैली, दोनों तरफ हवा फैलने निकली। तो दोनों तरफ फैलने लगली तो इक्वेटर के आसपास में ये हवा फिर से आकर ऊपर जाना चाहेगी, ये ऊपर जाना चाहेगी, तो एक सर्कल सा बन जाता है, ये एक सर्कल सा बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रॉपिक के आसपास। लेकिन जो हवा यहां गई थी, ये भी तो चाहेगी कि मैं ऊपर जाऊं। मतलब इस हवा ने जो नीचे आई थी, ये फिर से ऊपर जाने का प्रयास करेगी। तो ये जिन सर्कल्स पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जाकर के आर्कटिक सर्कल के आसपास जब ये ऊपर जाने की सोचती है, तो फिर से यहां पर लो प्रेशर जोन बनाती है। मतलब बीच में लो प्रेशर जोन था, फिर हाई प्रेशर था, फिर लो प्रेशर था, फिर लो प्रेशर था। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस जगह यूरोप है ना, असल में वो लो प्रेशर जोन का एरिया है। लेकिन वहां इस बार गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जहां लो प्रेशर होना चाहिए था वहां लो प्रेशर हुआ, फिर जहां लो प्रेशर होना चाहिए था फिर वहां लो प्रेशर हुआ, उसके बीच में एक जगह ऐसी फंस गई जो हाई प्रेशर की थी। बोले ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे में चलती है जेट स्ट्रीम। अब वो क्या है उसको भी समझ लीजिए। हालांकि ये ज्योग्राफी का कोर कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको इसलिए पता रहे कि कारण पता लगना बहुत जरूरी होता है। समटाइम्स किसी घटना के बारे में लोगों को एक्सीडेंट से मतलब नहीं होता, एक्सीडेंट क्यों हुआ इससे मतलब होता है। एक्सीडेंट के बाद उसकी तरफ नहीं जाते, क्या हो गया, क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यूरियस होता है कि हम ताकि इसके लिए तैयार रहें। ठीक है साहब, तो हुआ ये कि अपने ना 8-9 किलोमीटर ऊपर हवाएं चल रही होती हैं, कुछ इस तरह से हवाएं चल रही होती हैं। धरती जब घूम रही है तो धरती को काउंटर करने के लिए स्ट्रीम्स चल रही हैं, समझिए।
यहां की हवाएं थोड़ी वेवी होती हैं, आर्कटिक सर्कल के आसपास चलने वाली जो हवाएं हैं थोड़ी वेवी होती हैं, वेव रूप में चलती हैं। इन हवाओं के वेव में ये प्रेशर जोन फंस जाते हैं। बस इतना से समझ लीजिए कि एक ऐसे प्रेशर जोन के वेव में एक तरफ लो और एक तरफ हाई और एक तरफ लो, इस तरह का एक जोन बन गया। ये जो हाई प्रेशर जोन है ना, ये इस समय यूरोप पर बना हुआ है। ये दिखता है एक ग्रीक शब्द ओमेगा जैसा, ओमेगा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप उसमें रिप्रेजेंट करते रहे तो ये ओमेगा जैसा सिचुएशन यहां पर बनकर आ रहा है। ये जो ओमेगा सिचुएशन इन वेव्स के बीच में, ये जो वेव्स बन रही हैं, इन वेव्स के बीच में जहां टेम्परेचर हाई प्रेशर का आकर फंस गया है, इसने यूरोप के ऊपर जगह बना ली है, जगह बनाकर जम गया है। ये जो ओमेगा है ना, इससे यूरोप पीड़ित हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे समझो कि कुकर के ऊपर ढक्कन लगा दिया था आपने, वो जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन अब आपके तापमान को, आपकी जमीन गर्म होकर ऊपर जा रही है, ऊपर से ऑलरेडी गर्मी है, वो आपको फिर नीचे फेंक दे रहा है। तो आप एक हीट चैम्बर में फंस गए, आप इस तरह के ओमेगा में फंस गए। मतलब धरती गर्म हो रही है सूरज के तापमान से, वो हवा उठकर ऊपर जाना चाहती है, जाती है तो ऊपर से कहता है मैं तो पहले से गर्म, नीचे जाओ। तो ना तो निकल पा रहे हो, ना उठ पा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? बोले सब ओमेगा बन गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें कोई लीक हो। लीक कब हो? जब हवा चले। हवा अभी यहां पर जेट स्ट्रीम्स कमजोर हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर और बदलेगा, सूरज जब दिशा बदलेगी तो ये ऑटोमेटिक कमजोर होने लगेगा, तब जाकर ये ओमेगा खुलेगा। तो ये हीट डोम जैसी सिचुएशन जो है यहां पर बनकर आई है। मैंने हालांकि ट्राई तो कर दिया, पता नहीं आप में से कितने लोग अब तक इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे, नहीं पता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि थोड़ा सा आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। ठीक है साहब, क्या क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है? हाँ, अचानक टेम्परेचर्स में इतना परिवर्तन हो रहा है तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का भी कारण तो माना जाएगा, लेकिन ये जो ओमेगा बना है ना, इसने पूरे के पूरे खेल को बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह कहानी समझ में आ गई होगी कि यूरोप में ओमेगा का कहानी क्या है, घरों के स्ट्रक्चर की कहानी क्या है, बुजुर्गों के साथ सीन क्या है, किस तरह के यहाँ के घरों के सिस्टम है। ये सब बातें मैंने आप लोगों को अब तक समझा दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इन सब बातों से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। आपको अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए और कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में रखिए, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।